नाज़रीन, एक मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हर घंटे जो डेवलपमेंट है वो मेगा है, अब हर घंटे जो डेवलपमेंट है वो हिस्टोरिक है, और हर दिन की जो डेवलपमेंट है वो दुनिया बदलने वाली है। और जो बड़ी लड़ाई छिड़ी है, जो मशरिक और मगरिब की लड़ाई छिड़ी है, जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की लड़ाई छिड़ी है, जो दुनिया की मजलूम अकवाम की जो निजात की लड़ाई छिड़ी है, उसमें बड़े वाकयात हो रहे हैं। और चीन इस सदी का सबसे बड़ा फिनोमेना साबित हो रहा है। राइजिंग एशिया की सरपरस्ती जो है वो चीन जो है वो उसकी सरपरस्ती कर रहा है। और अब जो खबर हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं वो बस ऐसे है कि टेबल टर्निंग अपसाइड डाउन, सब चीजें पासा पलट के रख देना। नाज़रीन, चीन जो है वो कई मुल्कों को फाइटर जेट्स देने जा रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स देने जा रहा है। जी आपने सही सुना, हम एक मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो मुल्कों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई मुल्कों की बात कर रहे हैं जिसमें मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिनको चाइना फाइटर जेट्स देने जा रहा है और इसके साथ मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न एयर डिफेंस देने जा रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं जो अमेरिका के थादी हैं और ये तवक्को रखते थे कि अमेरिका से उनको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन अब वो भी चाइना की तरफ जब रुख कर रहे हैं और इसमें मिडिल ईस्ट के बेशतर मुल्क जो वो शामिल हैं। यानी कि एक बड़ी प्रोफाउंड लेवल की जो तब्दीली है वो आ रही है। जो एक सेकंड ऑप्शन दुनिया के पास आ रहा है, जो ईस्ट का राइज हो रहा है, जो सोवियत यूनियन के बाद जो दुनिया ने यूनिपोलर वर्ल्ड देखी और सबसे ज्यादा मुसलमान ममालिक, सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट के ममालिक उससे मुतासिर हुए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इजराइल के मुकाबले में किसी और से असलहा खरीद सकें। तो अब चाइना और रशिया की सूरत में उनके पास ये दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है, खासकर चाइना की सूरत के अंदर। तो ये आपके सामने रखेंगे किन मुल्कों को ये फाइटर जेट से मिल रहे हैं और उससे क्या तब्दीलियां जो है वो आने वाली हैं। और दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसकी बहुत अहमियत है। और आप यूं समझिए कि जो ब्रिटिश एम्पायर था, कई सौ साल एक दुनिया में इक़्तिदार करने वाला ब्रिटिश एम्पायर, जिसके बाद हुक्मरानी फिर अमेरिकन एम्पायर के पास चली गई, तो वो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो सिमट कर जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर समझ लेके महदूद हो गया था। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्टेटमेंट आती है कई सालों के बाद, वो कोई ऐसी बात जारी करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप के टैरिफ हैं उससे जो यूरोप की कई एक बड़ी कंपनीज हैं वो दिवालिया हो सकती हैं। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो उनका दिवालिया निकल जाएगा, वो डिफॉल्ट कर जाएंगी और उनके लिए सर्वाइवल मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सारी इकोनॉमी तो जुड़ी हुई है और उनका बहुत बड़ा इंहिसार। आप देखें ना, बहुत सारी वेस्टर्न जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं वो चाइना में जाकर तो अपनी गाड़ियां नहीं बेचते हैं, वो जापान में जाकर नहीं बेचते हैं, वो तो उनकी ज्यादा लग्जरी कार जो है वो अमेरिका में बिकती हैं। तो इसी तरह और उन कंपनीज का बहुत बड़ा शेयर है इन मुल्कों की जीडीपी के अंदर। और इसके अलावा बेतहाशा कंपनीज हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी हम किसी इकोनॉमिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से कई एक कंपनीज जो वो दिवालिया होने जा रही हैं और वेस्ट की जो ताकत है वो इन कंपनीज के ऊपर खड़ी हुई है, जो दुनिया की गवर्नमेंट्स को जाकर इन्फ्लुएंस करती हैं, जो जगह जगह से मिनरल्स निकाल कर लाती हैं, जगह जगह से पूरी दुनिया में वो फैली हुई हैं। तो अब वो डायरेक्ट तो अंग्रेज नहीं बैठे हुए, तो उनकी कंपनीज हैं जो दुनिया में हुक्मरानी कर रही हैं, तो वो कंपनीज है वो दिवालिया हो जाएंगी। ये बिल्कुल मतलब आप देखें कि वेस्ट जो है वो फॉल कर रहा है। इससे बड़ी और बात क्या होगी, तो वेस्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि क्या वो इसराइल की इस जारियत को अब इसी तरह सपोर्ट करने की पोजीशन में है, ठीक है। तो प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ जो यूक्रेन की जंग है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, दिन ब दिन खराब हो रही है। और उसमें जो नई जर्मन गवर्नमेंट आई है उसका जो रोल है वो बड़ा अजीब सा है, जो समय से बालातर है। और जर्मनी के चांसलर ने अभी अनाउंस किया है उसने, और जो मतलब बात कोई भी यूरोप में नहीं कर रहा और जंगों के हवाले से ये बात की भी नहीं जाती है, लेकिन अब ये हो रही है बात। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि कोई डिप्लोमेसी रूस के साथ नहीं होगी, सिर्फ मिलिट्री के जरिए हम निपटेंगे रशिया से। ये जर्मन चांसलर ने बात किया, उनका कि डिप्लोमेसी का कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ जो है, हालांकि डिप्लोमेसी रशिया तो 2022 के अंदर एग्री हो गया था सीज फायर के लिए, और जिसमें फिर बर्तानिया और अमेरिका ने जाकर ज़ेलेंस्की को कहा कि नहीं सीज फायर नहीं करना और हम रशिया से निमट लेंगे, और उसके साथ वही होगा जो अफगानिस्तान में रशिया के साथ हुआ। तो अब जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी जो है नहीं, सिर्फ मिलिटरीली रशिया से निपटा जाएगा। तो पुतिन कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जो कोई ये ख्वाहिश रखता है कि रशिया इस जंग में हारेगा, वो दरअसल आलमी जंग की तरफ दुनिया को धकेल रहा है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, सब इस बात को इंडोर्स करते हैं कि रशिया की शिकस्त की ख्वाहिश रखने वाले असल में दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये बड़ी ही खौफनाक बात है। जर्मनी लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है, इधर ईरान के खिलाफ हमले पर इजराइल को शाबाशी दे रहा है, और गजा के हवाले से खुलकर कह रहा है कि वो इजराइल को असलहा देता रहेगा, और जर्मनी के हवाले से कह रहा है डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है, बस मिलिटरीली हम रशिया से निपटेंगे। तो अगर दो जंगें, पिछली दो आलमी जंगें अगर जर्मनी की वजह से शुरू हुई हैं, तो फिर यह कहने में भी कोई आर नहीं है कि अगर तीसरी आलमी जंग होने जा रही है तो वो भी उसमें जर्मनी का एक बड़ा किरदार होगा। अच्छा, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो उन्होंने फिर अटैक किए कुछ देर पहले, और उसमें 3 इजरायली फौजी जो है वो मारे गए। ह्यूज इंपैक्ट है, यानी कल उनके 20 फौजी, और जब नेतन्याहू वहां पर मौजूद था और ट्रंप के साथ मीटिंग हो रही थी, आज फिर जो है वो उनके 3 फौजी जो है वो मारे गए हैं। और इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा, इजराइल के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, और ये वो चीज है जो बहुत प्रेशराइज कर सकती है, बहुत इंपैक्ट कर सकती है सीज फायर के हवाले से। ये भी आपके सामने रखेंगे। और ट्रंप इंतजामिया के हवाले से खबरें हैं, खुद अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो केओस के अंदर है, ठीक है ना। वो खुद मतलब उसके जो सारे ऑफिशियल्स हैं
सारे ओहदेदार हैं, वो किसी बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं है। यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ी एक डिस्प्यूट है उनका, और मिडिल ईस्ट के बारे से बहुत डिस्प्यूट है। बहुत सारे उनके हाई ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो गजा में जंगबंदी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे खुद जेडी वैंस जो है वो यमन पर हमले का हामी नहीं था, ठीक है। तो इस तरह अब गजा के हवाले से एक डिवीजन वहां पर है। और आईएईए जो है उसने कहा है कि ईरान पर कोई भी हमला, कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह नहीं कर सकती है। ये जनाब ये बात कर रहा है। तो ये तमाम हेडलाइंस है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, चीन के हवाले से गैर मामूली, फैसला कुन और गेम चेंजर डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही हैं। चीन जो है वो लो प्रोफाइल रहते हुए वो इस ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। इसकी जड़ें जो है उसने हिला के रख दी हैं, इसकी बुनियादें चीन जो वो उसने हिला के रख दी हैं। और नॉट ओनली इकोनॉमिक कॉपरेशन, बल्कि अब इकोनॉमिक से बढ़कर चाइना खुलकर जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो कर रहा है। और ये अगर हम कहें कि 100 साल, बल्कि जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ, अगर हम उसके उठाकर देखते हैं तो चाइनीज सिविलाइजेशन डज नॉट इसको बिलीव नहीं करती या इसको लाइक नहीं करती कि वो दुनिया में जाकर कोई अपने अलायंसेस बनाए या दुनिया में उनका खरूज हो। तो ये पहली बार हम सैकड़ों ईयर्स के अंदर देख रहे हैं कि चाइनीज जो है वो उनका खरूज दुनिया की तरफ हो रहा है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि चाइनीज सिविलाइजेशन बिलीव करती है कि बस वो अपनी जो उनकी मेन लैंड चाइना है, जो उनकी अपनी टेरिटरी है, बस वो वहीं तक महदूद रहेंगे और वो पसंद नहीं करते हैं बाकी दुनिया में अलायंसेस बनाना। ये लेकिन अब वो चाइना की तारीख में एक बहुत बड़ा ये शिफ्ट आ रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका, उनको पता है कि हमलावर चाइना पर हो चुका है। हम कहते हैं ना जंगें छिड़ेंगी या चाइना पर हमला होगा, चाइना पर हमला हो चुका है। देखें, उनसे सरेंडर डिमांड किया जा रहा है ना। जो अमेरिकन उनके साथ इंगेज करते हैं वो किस अंदाज में इंगेज करते हैं? उनसे सरेंडर तो मांगा जा रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने खुलकर ये कहा था कि चाइनीज इकोनॉमी बढ़ेगी बट अकॉर्डिंग टू आवर टर्म्स बढ़ेगी। तो ये सरेंडर उनसे मांगा जा रहा है। तो उन्होंने अपनी सोवरेनिटी की जंग लड़नी है, तो वो अब तमाम मुल्कों को तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी जंग एशिया में लड़ी जाएगी और एशिया में चीन जो है वो अपने इत्तेहादी मुल्कों को तैयार कर रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ इस काबिल हों कि वो रेजिस्ट कर सकें। अच्छा, पहले ये खबर सामने आई कि चीन से जंगी हथियार जो है वो ईरान को मिल रहे हैं। फिर खबर यह आई कि नहीं, मिस्र के साथ भी बात चल रही है। अब ये खबर सामने आ रही है कि सिर्फ ईरान और मिस्र नहीं है, कई एक ममालिक हैं और बहुत सारों के नाम आ गए हैं, बहुत सारों के नाम अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन मैनी कंट्रीज हैं और फ्रेंडली कंट्री जो चीन के हैं, जो कि बहुत सारे हैं, उन सबको चाइना फाइटर जेट्स देने जा रहा है। उनको जदीद तरीन जो इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी है जो आज तक चाइना ने इस तरह से नहीं दिया है, वो बहरहाल देने जा रहा है। एंड दिस इज ह्यूज, दिस इज टर्निंग द टेबल अपसाइड डाउन और दिस इज द प्रिपरेशन टू रेजिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, मैंने आपको उनकी पूरी हिस्ट्री बताई है कि वो सैकड़ों सालों के बाद हम इतनी बड़ी पॉलिसी का शिफ्ट देख रहे हैं। वो एक एक मुल्क को इस वक्त तैयार कर रहे हैं कि वो रेजिस्ट कर सके अमेरिका के खिलाफ। अब जरा हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, पूरा मीडिया इस पर भरा पड़ा है। सेवरल कंट्रीज इन डिस्कशन टू एक्वायर चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स। ये 4.5 जनरेशन ये फाइटर जेट्स हैं और चाइना एंड ईरान eyes its vigorous Dragon jets after drubbing. China said it was willing to share its achievement in equipment development with friendly countries. तमाम फ्रेंडली मुल्कों के साथ इक्विपमेंट्स और फाइटर जेट्स है वो शेयर किए जाएंगे. चाइना रिस्पॉन्ड्स आफ्टर रिपोर्ट्स ईरान सीक्स J-10 फाइटर जेट्स. न्यूज़वीक, यूरेशिया टाइम्स. China offers battle tested J-10C fighters to Colombia. सिर्फ एशिया में नहीं, लातीनी अमेरिका में. और इसमें उन्होंने बताया है कि म्यांमार, एशिया में म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स were the primary recipient of the Chinese arms sale and UAE had once eyed American F-35 jets. UAE अमेरिका का इत्तेहादी और जो ये उम्मीद रखता था कि उसको अमेरिकन F-35 मिलेंगे और उसकी 80 जंगी हथियारों की, रफाइल हथियारों की डील फ्रांस से हुई थी और अमेरिकन F-35 वो चाहता था, उसको नहीं मिले. नाउ वो किस तरफ देख रहा है? चाइना की तरफ देख रहा है. तो अगर यूएई अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी अगर वो चाइना की तरफ देख रहा है तो फिर बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं. और जो एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये खबरदार किया था अमेरिका को कि वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में इजराइल की ना सुने, वगरना आने वाली दहाइयों में एक ऐसा वक्त आएगा कि ये ममालिक जो है वो हमारे कैंप से निकलकर चाइना और रशिया के कैंप में अल्टीमेटली जो है वो चले जाएंगे. तो आज वही हो रहा है. चाइना इज विलिंग टू सप्लाई J-10 फाइटर जेट्स टू द फ्रेंडली कंट्रीज, इट्स डिफेंस मिनिस्ट्री सेड. मतलब ऑफिशियल बातें हम आपके सामने रख रहे हैं. Iran was seeking to procure a multi-role fighter jet after Israel attacks raised question about Iran's aging, largely Russian-supplied air defense. Having previously relied on Russian imports, China is now producing its own advanced aircraft, surpassing Russia in key areas. चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका को भी सरपास कर रही है, उससे भी जदीद वो बना रहे हैं और रशिया से भी आगे बढ़ गए हैं.
तो इसमें आप जरा नोट करें कि जो रशियन सप्लाई है वो कितनी स्लो है, यानी ईरान उनका टाइम टेस्टेड एलाय है और पिछले कई सालों से वो S-400 चाहता है, वो चाहता है कि उसको फाइटर जेट्स दिए जाएं, लेकिन रशिया ईरान के साथ भी फाइटर जेट्स की डिलीवरी को यकीनी नहीं बना सका है। और आप चाइना को देखिए कि वो कितनी तेजी के साथ और कितने बोल्ड अंदाज के अंदर आगे बढ़ रहा है, और वो सिर्फ एक मुल्क को नहीं, कई मुल्कों को फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस, मॉडर्न इक्विपमेंट, रडार्स और बहुत कुछ जो है वो देने जा रहा है, यानी उनकी सप्लाई कितनी तेज है। तो इसलिए ईरान जैसे मुल्क भी अब चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी रशिया को ये बात कन्वे भी ईरान कर रहा है कि आप देखें ये मतलब हमें आप डिलीवरी नहीं कर रहे, एक प्रोटेस्ट जो है वो भी रिकॉर्ड तो करवाया जा रहा है। तो रशिया के असल में ये भी है कि उनकी चूंकि जंग चल रही है, ठीक है ना, तो उनका इक्विपमेंट वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर रशिया को यह भी है कि नेटो के साथ उनकी बराह रास्त जंग हो सकती है, तो इसलिए वो उस बात की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए रशिया को प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ईरान जैसे टाइम टेस्टेड एलाई को तो अब तक डिलीवरी हो जानी चाहिए थी। बहरहाल जो भी है, लेकिन अब चाइना के ऊपर, यानी चाइना जो है इस सारे मामले में वाइटल कार्ड साबित हो रहा है, और वो लो प्रोफाइल रहते हुए ये चीजें जब मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। तो अगर इन इतने मुल्कों को फाइटर जेट्स मिल जाते हैं तो फिर आप मुझे बताइए उसके बाद कितना कुछ बदलने जा रहा है। अगर चाइना ये देने जा रहा है तो फिर वो इन मुल्कों के साथ मतलब बाकायदा अलायंस कायम हो गया ना, ये तो नेटो के मुकाबले में तैयारी होगी। भाई यही तो नेटो है। अमेरिका ने यूरोप में कितने नेटो ममालिक को अपने फाइटर जेट्स दिए हुए हैं, तो चाइना भी तो यही कर रहा है ना। इसमें कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है कि हमको नेटो के मुकाबले में वार्सा पैक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यही हो रहा है। नेटो से लड़ने की तैयारी तो फिर चाइना भी कर रहा है। दैट इज द पॉइंट, और ये गेम चेंजर खबर है। अच्छा, अब बात यह है कि वहां मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, यानी यूक्रेन का मसला। कल 1000, पिछले जो 24 घंटे गुजरे हैं, 1000 यूक्रेनी फौजी जो है वो मारा गया। ये बहुत बड़ी खबर है। फिर आगे से कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई कोई मसला हल हो रहा हो। रशियन फोर्सेज जो है वो तेजी के साथ कैपिटल की तरफ बढ़ रही हैं, और यूरोप इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो वहां पर नेटो को शिकस्त हो जाए, कि नेटो जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अब नेटो के हवाले से मुसलसल ये खबर है, मजीद कंफर्मेशन है कि वो रशिया से लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब ये दुनिया के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आलमी जंग तो दुनिया के लिए अच्छी नहीं होगी, और जो है वो एक पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ये डिस्ट्रॉय करेगी, तो दुनिया गुर्बत में डूब जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये अच्छा नहीं है दुनिया के इंसानों के लिए। लेकिन ये हो रहा है, नेटो वहां पर जंग की तैयारी कर रहा है। अभी जो जर्मन चांसलर ने स्टेटमेंट जारी की है वो तो बड़ी खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी तो बस अब साइड पे रखें, अब मिलिटरीली हम रशिया से निपटेंगे। अभी वो मिलिटरीली ही रशिया के साथ सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस बात का अल्ल ऐलान कह देना कि डिप्लोमेसी फारिग है, तो फिर तो अल्ल ऐलान ये कहा जा रहा है कि जंग होगी, ठीक है ना। अल्ल ऐलान ये कहा जंग होगी, यानी एक होता है ना उम्मीद, शायद आगे जाकर मसला हल हो जाए। तो ये जर्मन चांसलर ये बात कर रहे हैं, ये नए आए हैं चांसलर, अभी इलेक्ट हुए हैं, और बड़ी अजीब सी पॉलिसी है। इन्होंने आकर इजराइल को भी खुलकर सपोर्ट किया है, और ईरान के खिलाफ हमले को भी सपोर्ट किया, और रशिया के खिलाफ लंबी जंग और आगे से आगे बढ़ने के ये हामी हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू सॉल्व यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर एग्जॉस्टेड। डिप्लोमेसी फारिग हो गई है। जर्मन चांसलर सेज डिप्लोमेसी हैज फेल्ड टू रिजॉल्व द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अफर्मिंग कंटिन्यूड मिलिट्री सपोर्ट डिस्पाइट इंटरनल ऑपोजिशन। मॉस्को वार्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। देखें, तमाम जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं, इंक्लूडिंग द जर्मन सोसाइटी, वो जंग नहीं चाहती है। उन्होंने 2 आलमी जंगें लड़ी हैं, उनको पता है कि आलमी जंगों में क्या होता है, ठीक है ना। जर्मनी से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है जो 2 आलमी जंगें हारे हैं और उनके साथ क्या कुछ हुआ है, ठीक है। और जर्मनी ने जो आखिरी अपनी कंपनसेशन दी थी दूसरी आलमी जंग हारने की, उसकी $270 बिलियन थी, और उसकी आखिरी किस्त उसने फ्रांस और बर्तानिया को और अमेरिका को 2010 में चुकाई है। और जो आलमी जंग में बॉम्ब्स गिरे थे, आपको पता है उनका अभी तक सफाया नहीं हो सका। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर आज भी वो जो डेटोनेटेड बॉम्ब्स नहीं हैं, यानी जो गिरे और डेटोनेट नहीं हुए, उनकी तलाश आज भी जारी है। ये आज भी, और पूरा पूरा शहर खाली करवाना पड़ जाता है, ये भी होता है। तो वो बॉम्ब अभी तक वो डिफ्यूज हो रहे हैं दूसरी आलमी जंग के गिरे हुए। तो आज का मॉडर्न इक्विपमेंट वो दुनिया में क्या तबाही लाएगा। और ये बात तो 100% तय है कि ये जंग तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और उसमें फिर दुनिया का क्या होगा। तो जर्मन चांसलर का ये कहना कि डिप्लोमेसी फारिग है, अब मिलिटरीली ही हम रशिया से निपटेंगे, और हालांकि अंदरूनी मुखालफत हो रही है और अवाम इसके हक में बिल्कुल नहीं है। और इसके जवाब में, इनके जवाब के अंदर जो है मॉस्को ने खबरदार किया कि ये बहुत खराबी की तरफ। तो ये भी रशिया को बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जो इधर सप्लाई नहीं दे पा रहे, चूंकि उनकी अपनी बहुत बड़ी जंग जारी है, और आगे उनको लग रहा है कि नेटो से उनकी बराह रास्त जंग होने जा रही है, नेटो तैयारी कर रहा है। बस ये बड़ी खौफनाक बात है। दूसरी बात यह कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि आप समझ लें कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो सिमट कर बैंक ऑफ इंग्लैंड बन गया था। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं ये दिवालिया कर देंगी। द फॉल ऑफ द वेस्ट इज कमिंग। बैंक ऑफ इंग्लैंड वार्न्स ट्रंप टैरिफ कुड स्पार्क कॉर्पोरेट डिफॉल्ट। Bank of England warns that Trump escalating tariff compounded by geopolitical instability. देखिए,
इकोनॉमी हिलती है तो सब कुछ हिल जाता है। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उससे कॉज हो रही है। कुड एक्सपेंस द हिडन वल्नरेबिलिटी इन द यूके मैन्युफैक्चर एंड रिटेल सेक्टर, थ्रेटनिंग कॉर्पोरेट डिफॉल्ट। बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स ये दिवालिया हो जाएंगे। जॉब लॉसेस एंड ब्रॉडर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। दिस इज ह्यूज, दिस इज द फॉल ऑफ द वेस्ट, दिस इज फॉल ऑफ द वेस्ट आफ्टर मैनी सेंचुरीज। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको आप सादा अल्फाज में यूं समझिए कि मुसलसल जंगों ने अमेरिकन इकोनॉमी को हिट किया है। अब अमेरिका इस स्टेज के ऊपर पहुंच गया है कि वो अचानक प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर चला गया, यानी मैंने बचना है, बस मेरा मुनाफा, मेरा इंटरेस्ट कहां पर है, प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर वो चला गया और अपने इत्तेहादियों को कहा है कि वो उनका जो मर्जी बने। तो ऐसा तो नहीं दुनिया चलती। वेस्ट का जो सारा फाइनेंशियल मॉडल है, जो उनकी सारी इकोनॉमी है, वो इससे पहले जंगें छेड़कर, असला बेचकर, फिर रिकंस्ट्रक्शन से कमाते रहे हैं। मतलब एक पूरी उनकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, उनकी कंपनीज हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उनका फाइनेंशियल मॉडल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब अमेरिका दरमियान में से अचानक निकल गया और प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर चला गया, तो ये तो हिट हो रहे हैं। तो अब देखें ना कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि दिवालिया निकल जाएगा बड़ी बड़ी कंपनीज का। तो ये कंपनीज ही तो हैं जो उनका इक़्तिदार को कायम रखे हुए हैं, पैसा बाहर से कमा कर लेकर आते हैं। देखें, आप जो पैसे खर्च करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, आप जो पैसे यहां पर बैठकर खर्च करते हैं तो वो उनकी जेब में कैसे जाता है? वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट या यूरोपियन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट साहब से घर घर आकर पैसे लेती है। उनकी कंपनीज है ना, उनकी कंपनीज हैं जिनकी चीजें हम खरीदते हैं और अल्टीमेटली पैसा उनकी जेब में जाता है। वो छोटी से छोटी 10 रुपए की और 20 रुपए की चीज क्यों ना हो, और वो लाखों और करोड़ों की गाड़ियां क्यों ना हो, एक एक चीज है ना, इसी से उनकी इकोनॉमी चल रही है और इसी से उनकी मिलिट्री पावर है, इसी से उनका इन्फ्लुएंस है। तो अगर कंपनीज फॉल करने जा रही हैं और डिफॉल्ट होने जा रही हैं, और चाइना की कंपनीज को तो ऐसा कोई खतरा नहीं है ट्रंप के टैरिफ से, तो ये जो फ्रांस और बर्तानिया का दौरा हो रहा है ना, ये इसी तनाजुर के अंदर हो रहा है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि आगे क्या है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है ना कि वेस्ट को अब ये फील हो रहा है कि उनका फॉल हो रहा है, तो ये उनको मजबूर कर रहा है कि भाई खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर मामलात को बेहतर किया जाए, गजा में जो जाहिरियत है उससे पीछे हटा जाए, अपना इमेज बेहतर किया जाए, नई मार्केट्स। अब देखना, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस को $12 बिलियन की डील देकर आए हैं। तो अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट भी देगा, लेकिन रीजनल वॉर छिड़ जाएगी तो कैसे देगा भाई? एतमाद बढ़ाना है ना, और इस्लामी दुनिया में एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट करना है। तो ये मेरे ख्याल से ये बड़ा फैसला कुन प्रेशर है, ये जो अब ये दुनिया का तब्दीली आ रही है, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल, और ये सारे अलायंसेस जो बदल रहे हैं। और अब देखें कि असलिया मार्केट भी तो यूरोप की बहुत बड़ी है। अब रफाएल वो बेचते हैं, बहुत कुछ बेचते हैं, तो वहां पर तो चाइना बेच रहा है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा जनाब, और वो क्यों नहीं बेचते? क्योंकि मसला इजराइल है, इजराइल की लॉबिंग है कि इधर नहीं बेचने, किसी इस्लामी मुल्क को नहीं देने। अगर टर्की यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है तो किस वजह से नहीं है? अगर टर्की नेटो का मेंबर होकर फाइटर जेट से नहीं ले सकता तो किस वजह से नहीं ले सकता? ठीक है ना। तो अब वो इजराइल जो है ना, उनकी हर राह में रुकावट है। अब वो सिनेरियो आ गया है 100 साल के बाद। फलस्तीनी नेशन ने हमले करके 3 मजीद इजरायली फौजियों को निशाना बनाया। 3 मजीद इजरायली फौजी आज मारे गए कुछ देर पहले। तो मेरे नजदीक ये भी बहुत बड़ा प्रेशर है मुसलसल उनकी हालात। और इस वक्त इजरायली सोसाइटी देख रही है कि नेतन्याहू वहां से क्या रिजल्ट लेकर आता है, और उनके तमाम अपोजिशन लीडर्स, उनकी तमाम सोसाइटी और वो सारे सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं अगले 24-48 घंटों में क्या होता है। ये बड़ा प्रेशर है। आज फिर उनके फौजी जब वो मारे गए, ठीक है। और उनकी जो यहूदा ब्रिगेड है, ये उनकी सबसे नंबर 1 ब्रिगेड है। और एक तो होता है ना इलीट ब्रिगेड, ये इलीट से भी ऊपर वाली चीज है। वो कैसे? ये जालिम तरीन ब्रिगेड है और मुकद्दस तरीन ब्रिगेड है, यानी वो इसको मुकद्दस तरीन ब्रिगेड भी कहते हैं, जो कि एक्चुअली सबसे ज्यादा जालिम है। यानी जो भी टॉर्चर करवाना हो, जो भी बुरा सा बुरा कोई काम करवाना हो, उसके लिए ये ब्रिगेड। और आपको पता है इस ब्रिगेड में कितने लोग हैं? टोटल 1000, यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट है। और जब ये बनी थी मैनी डेकेड्स अगो, तो इसमें सिर्फ 8 फौजी भर्ती किए गए थे। यानी इसका एक एक फौजी जो वो इतनी अहमियत रखता है। कई दहाइयों के बाद इसके सिर्फ 1000 फौजी है, जिसके 20 फौजियों को रेजिस्टेंस ने निशाना बनाया, और वो भी बॉर्डर के ऊपर जाकर, जहां ये वहमो गुमान में भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और देखते हैं कि वाशिंगटन से खबर क्या आती है। और फिर ये जो जियोपॉलिटिकल तब्दीली आ रही है, अलायंसेस बदल रहे हैं, बहुत कुछ दुनिया के अंदर जो है वो उथल पुथल हो रहा है। और फिर आप देखिए कि एक्टिविस्ट स्लैम ईयू, व्हाई वाज आईसीसी वांटेड नेतन्याहू गिवन पैसेज टू यूएस। इसको यहां से क्यों गुजरने दिया गया है, ये बड़ा प्रेशर वहां पर आ रहा है। और मिलिट्री स्ट्राइक कैन नॉट एंड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, आईएईए चीफ। मिलिट्री का जो मिलिट्री कोई भी स्ट्राइक है वो इनकी न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ये आईएईए चीफ कह रहा है, जिसने अभी तक कंडेम नहीं किया मिलिट्री स्ट्राइक को, लेकिन इस बात को एंडोर्स कर रहा है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है, तेजी के साथ बदलते हुए वाकयात। और अगेन एक दुनिया जो 7 अक्टूबर से पहले वाली थी, उसके बाद वाली दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दुनिया तकरीब हो रही है, गिर रही है, टूट रही है, और इसलिए इसका हर दिन तारीखी है, हर दिन बहुत बड़ा है, हर दिन बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। और जैसे होता है ना, ऊंट करवट ले रहा है,
तो कभी एक दिन सूरत हाल इधर होती है, अचानक सूरत हाल फिर इधर होती है। तो ये ऊंट जो है ना वो करवट ले रहा है, इसलिए आपको ये भी लगेगा कि भाई एक दिन एक बात है, दूसरे दिन दूसरी बात है। वो ऊंट करवट ले रहा है, दुनिया एक ऐसी सूरत हाल में चली गई है, इसलिए यहां पर यकीनी भी कुछ नहीं है और तेजी के साथ, ठीक है ना, चीजें बदल रही। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।